Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स और ये हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो एज वी नो दैट ऑन आवर अर्थ देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, जैसा कि हमने प्लांटे, एनिमेलिया एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में देखा था। अब हम ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट सेल्यूलर लेवल पे आ रहे हैं। तो हमने प्रीवियसली चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ा और सेल के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम उससे भी स्मॉलर जो यूनिट्स हैं हमारी, जो कि हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म की सेल को बनाते हैं, बॉडी को बनाते हैं, उनके फंक्शन हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स आपकी 11th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे हम सभी बेसिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी ऑर्गेनिज्म जो डाइवर्सिटी शो करते हैं वो कुछ एलिमेंट से मिलकर बने हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड और भी कंपाउंड्स जो कि हमारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो किसी ऑर्गेनिज्म के मास को फॉर्म करते हैं। मींस लिविंग टिश्यू में जो मास है, दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट। तो अगर मैं हम कंपेयर करें यहाँ पे कि अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो प्रेजेंट हैं, तो आप इस टेबल से देख सकते हैं क्लियरली कि अर्थ में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वही एलिमेंट सिमिलरली ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट है और उनका रेशियो कुछ डिफर करता है। और सबसे ज्यादा जो कॉमन एलिमेंट जो अर्थ में भी प्रेजेंट है और ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट है वो है आपका हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं ये क्या हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है वो अर्थ में भी बहुत ज्यादा है और ह्यूमन बॉडी में भी। तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ या ये पता लगाना चाहूँ कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, कितने हैं, तो मैं कैसे एनालाइज करूंगी? तो कोई भी लिविंग टिश्यू, चाहे मैं कोई एक वेजिटेबल ले लूं या फिर अ पीस ऑफ लिवर, जिसे हम ग्राइंड करेंगे, जैसे मिक्सचर में हमने उसे अच्छे से ग्राइंड करा, उसका जो जूस बन गया हमारे पास, उसमें हम ऐड करेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। और उसे ग्राइंड करने के बाद जो हमारे पास थिक जूस या स्लरी आया है उसे हम स्ट्रेन करेंगे, छान लेंगे एक चीज या कॉटन क्लॉथ से। तो जब मैं क्लॉथ से छानूंगी उस सारे जूस को, जो सारे थिक स्लरी को, तो मेरे पास दो तरह के कंपोनेंट्स आएंगे, दो फ्रैक्शंस आएंगे। एक होगा फिल्ट्रेट और एक होगा रिटेंटेट। फिल्टरेट क्या है? एसिड सॉल्युबल पूल, मतलब ऐसी चीजें जो आपके लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट थी, जो आपके ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ मिक्स हो गई या सॉल्युबलाइज हो गई। तो एसिड सॉल्युबल पूल में सॉल्युबल कंपोनेंट होंगे आपके लिविंग टिश्यू के। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या होगा? ऐसी चीजें जो एसिड में सॉल्युबलाइज नहीं हुई। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं आपके एसिड सॉल्युबल पूल में। और आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन। तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है एंड दे आर present in acid soluble pool. तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू। तो लिविंग टिश्यू से हमें जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है। बायोमोलिक्यूल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन है 1000 डाल्टन। तो जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका वेट हम वे करते हैं डाल्टन्स में। तो डाल्टन आपकी मेजरिंग यूनिट है फॉर बायोमोलिक्यूल्स। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं दे आर आल्सो नोन एज मोनोमर्स। दे आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है, जिन्हें हम मोनोमर्स भी कहते हैं।
और ये हमें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेंगे। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन है एंड दे आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जिनके बारे में हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमने केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज किया, हमने लिविंग टिश्यू लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स किया, ग्राइंड करने के बाद जो हमारे पास थिक स्लरी आई उसे फिल्टर किया चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ से, तो हमारे पास दो चीजें आई, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन एंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें मिले बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें मिले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जैसा कि हमने देखा, सभी कार्बन कंपाउंड जो हमें लिविंग टिश्यू से मिलते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हैं। अगर मैं एक लिविंग टिश्यू को वे करूं, ठीक है, तो वो लिविंग टिश्यू जैसे कि लिवर या फिर लीफ हो गया, तो वो जो वेट मुझे मिलेगा वो है वेट वेट। बट आफ्टर द टिश्यू गेट ड्राई, जब उसमें से सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो जो मुझे वेट मिलेगा उस टिश्यू का, तो वो कहलाएगा ड्राई वेट। अगर मैं टिश्यू को बर्न करती हूँ, टिश्यू को बर्न करने से क्या होगा, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू गैसेस और फॉर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर। उसके बाद जो ऐश बचेगा, मतलब जो भी जलने के बाद जो टिश्यू का जो रिमेनिंग मटेरियल है वो कहलाएगा ऐश। और ये जो ऐश है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सभी हमें कहाँ मिलेंगे, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में। तो जैसा अभी हमने फ्लो चार्ट में भी देखा, एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, जो कि केमिकल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एल्डिहाइड, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, बट बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस और फैटी एसिड में। तो ये जो आपके चार्ट्स हैं, जो हमने दो टेबल देखे, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का टेबल, और ये वो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एक लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अमीनो एसिड के बारे में। तो अमीनो एसिड हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो आपके अमीनो एसिड जब चेन बनाते हैं तो वो एक प्रोटीन फॉर्म करते हैं, दैट इज पॉलीपेप्टाइड। तो अमीनो एसिड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड्स की। तो प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है अमीनो एसिड। तो आपका जो अमीनो एसिड है वो बना है कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप एंड हाइड्रोजन। तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो सेंट्रल कार्बन है इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, इनके बारे में। तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं जाते हैं, अभी बायोलॉजिकल देखते हैं कि हम कंपाउंड्स को किस तरह से अरेंज करते हैं बायो में। तो सेंट्रल इज कार्बन, जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 और कार्बन की वैलेंसी जो है हमारे पास 4 है एंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और कार्बन की वैलेंसी है 4। तो कार्बन शेयरिंग से कंपाउंड बनाता है और इसीलिए जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, हमने पढ़ा है 10th क्लास में कि कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है जिससे कार्बन लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होने की वजह से उसके एक आर्म पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज एसिडिक ग्रुप है। एक आर्म पे प्रेजेंट है अमीनो ग्रुप,
एक आर्म पे है हाइड्रोजन और एक आर्म पे है R, दैट इज वेरिएबल ग्रुप। यहाँ पे आपका R की जगह कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अब ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड की जब चेन बनती है तो वो क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। तो आपके जो अमाइनो एसिड है उन्हें हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स कहते हैं, क्योंकि इनके पास 4 ग्रुप्स हैं जो कि 4 कार्बन की वैलेंसी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और वो कौन कौन से ग्रुप हैं? हाइड्रोजन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड वेरिएबल ग्रुप। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वेरिएबल ग्रुप हमने अमाइनो एसिड को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। वैसे हमारे पास बेसिकली 20 अमाइनो एसिड है, बट उनके डिफरेंट डेरिवेटिव्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। तो यहाँ सेंट्रल कार्बन R हो गया, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। तो जब दो अमाइनो एसिड ज्वाइन होते हैं तो उनके बीच बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। मींस प्रोटीन्स में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? बाय हाइड्रोलिसिस, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ देख सकते हो जो OH ग्रुप है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन फ्रॉम अमाइनो ग्रुप, ये H2O का रिमूवल होगा और ये जो आपका बॉन्ड बनेगा इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि R ग्रुप वेरिएबल है, तो वहाँ कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोजन। तो उसके बेसिस पे हमने अमाइनो एसिड को डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और अमाइनो एसिड की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है आपके अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड आपका जो वेरिएबल R ग्रुप है। तो पहले एक डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आपका जो पूरा डायग्राम है ये शो कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड को हमने डिवाइड किया है नॉन पोलर, पोलर, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। तो जो ये आपके नेगेटिवली चार्ज है ये एसिडिक अमाइनो एसिड है, पॉजिटिवली चार्ज आपके बेसिक अमाइनो एसिड है, नॉन पोलर आपके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, पोलर इज हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। तो आप देखो H पे यहाँ H लगा है R की जगह, मतलब वेरिएबल ग्रुप की जगह यहाँ H है, तो ये ग्लाइसिन है। अब आप देखो हर जगह जो आपको ये कलर्ड पोर्शन दिख रहा है दिस इज वेरिएबल ग्रुप। तो हर जगह वेरिएबल ग्रुप में जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, जो आपके मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलते हैं। तो यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 मिथाइल ग्रुप्स की चेन मिल रही है। यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है। तो इसके बेसिस पे आपके अमाइनो एसिड को डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए एसिडिक अमाइनो एसिड तो ये आपके एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड है। ये तीनों आपके बेसिक अमाइनो एसिड हैं। अगर आपसे पूछे ऐसे अमाइनो एसिड विच कंटेन एरोमेटिक रिंग तो वो हैं आपके ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन एंड टायरोसिन। तो ये आपके टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिन्हें डिवाइड किया गया है इन 4 कैटेगरी में। तो जैसा हमने देखा कि अमाइनो एसिड एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल आपके हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन द अमाइनो एसिड। तो आपका जो अमाइनो एसिड है इसकी एक और प्रॉपर्टी है दैट इट इज आयनाइजेबल इन नेचर। मींस आयन फॉर्म करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो जो पॉजिटिव आयन है वो आपको मिलता है अमाइनो ग्रुप से, नेगेटिव आयन आपको मिलता है कार्बोक्सिल ग्रुप से। तो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है एक अमाइनो एसिड में, इसकी वजह से द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस। तो आपका ये जो फॉर्म है जिसमें अमाइनो एसिड अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है इसे हम कहते हैं ज्विटर आयन, क्योंकि आपको अमाइनो एसिड जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में भी मिलेगा और नेगेटिव फॉर्म में भी मिलेगा। तो ज्विटर आयन क्या होता है? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल और आयन विच हैव सेपरेट पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.